तो ये पवन आदमी को बहुत सहयोगी लगती है। कितनी सुहावनी मौसम है, ठंडी भीनी पवन चल रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है आदमी को। गर्मी के अंदर जब वो ठंडी पवन चलती है तब आदमी के लिए वो आनंददायक है। तो वैसे वो बोला हवा बुरी नहीं, हवा तो जरूरी है हमारे अस्तित्व के लिए, बस हवा के साथ ऐसे फ्लेवर जुड़ते हैं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो हमें हवा को छोड़ना है कि हवा के अंदर जुड़ने वाली उस गंदगी से उसे प्रिवेंट करें, इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही भावनाएं हम सबके अंदर रहेगी, तो हमें इमोशन लेस नहीं बनना है, पर ओवर इमोशनल भी बनने से बचना है। हमें भावनाशील रहना है, न भावनाहीन बनना है, न भावुक बनना है। पर हम क्या होते हैं, अधिकांश क्या होते हैं, भावुक बन जाते हैं। आपने देखे कितने लोग जो कई बार भावुक बन जाते हैं, इमोशनल बन जाते हैं। इमोशनल होने का एक कॉमन लक्षण देखा जाता है, रोना। क्या है? रोना। आप में से कितने लोग हैं जिनको रोना आता है? वो अपना अपना हाथ पकड़ेंगे, अपना अपना, दूसरों का नहीं। अभी रो के आई थी। अरे ये बताओ, ये रोना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। अच्छा। रोना अच्छा और बुरे से ज्यादा रोना एक एक्सप्रेशन है। आपके जो इमोशंस जो अंदर इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे, वो बाहर आ गए। जब उनको राइट वे में चैनलाइजेशन नहीं मिला तो उन्होंने एक अलग स्वरूप लिया, वो चैनलाइज होकर निकल गए। तो निकलना तो बेहतर है अंदर रहने से। फिर हम रोने को कायरता या रोने को कमजोरी या बुरा भी कभी कभी कह दिया जाता है। ऐसा क्यों? रोना बुरा नहीं है, पर रोने के पीछे जो इमोशंस की डर्ट इकट्ठी हुई थी वो अच्छी बात नहीं थी। अगर वो टाइमली निकलता रहता या हमारी कैपेसिटी बड़ी हुई, अगर हमारे पास कैपेसिटी इतनी है कि इस पाउच के अंदर जितना रखना है इतना ही रख सकता हूं, तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अगर ये किताब डालने जाऊंगा तो क्या होगा? या तो जाएगा नहीं या पाउच फट जाएगा। मतलब आदमी के ऊपर अगर आदमी की कैपेसिटी कम हो उस चीज को हैंडल करने की, इमोशंस को, सिचुएशंस को, रिजेक्शंस को, सिलेक्शंस को, चेंजेस को, अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाता तो क्या करता है? या तो वो दूसरे पर हावी हो जाता है, मतलब एग्रेशन में आ जाता है, या फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, या इरिटेशन में आ जाता है, या वो क्राई आउट करता है, येल आउट करता है, मतलब चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, या रोने लग जाता है। ये सारी एक अलग अलग तरह की अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति इज जस्ट एन इंडिकेटर, इट इज साइन। ये मैं साइन दे रहा है कि मेरी थैली ओवरलोड हो गई, देखो आज भाई। और इसे समझना क्या है? भगवान कहते हैं प्रतिक्रमण करो, अतीत का चिंतन करो। भाई क्या किया था मैंने आज दिन भर, ये विस्फोट क्यों हुआ मेरे साथ? आज मुझे रोना आया, ठीक है रोना आया, दैट इज द हकीकत। पर रोना क्यों आया? क्या था मेरे अंदर? अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा इमोशन ट्रिगर हो गया, उसने बटन दबा दिया, गोली चल गई। उसने ऐसा बोला ही क्यों? वैसा नहीं बोलता था मैं गुस्सा थोड़ी करता कोई, वो ऐसा नहीं करता था मैं रोता थोड़ी कोई, मेरी कोई फालतू रोतल थोड़ी हो गई, ऐसे थोड़ी रोता हूं मैं। उसने ऐसा बोल दिया जो मैं सहन नहीं कर पाया, मुझे बहुत बुरा लग गया। इसका मतलब हम सहन नहीं कर पाते या हमें बुरा लग जाता है। इसका मतलब हमने एक लाइन बनाई हुई, ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। तो जिस आदमी को बात बात पर बुरा लगता है वो ज्यादा रोएगा, जिसको कोई कोई बात पर बुरा लगता है वो ज्यादा रोएगा। जिसको बात बात पर बुरा लगेगा उसके रोने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। जिसको कम बात पर बुरा लगेगा उसके रोने की संभावना कम हो जाएगी थोड़ी सी। और वो अगर बुरा ही ना लगे, अगर बुरा ना लगे तो क्या वो रोएगा? तो रोने की जरूरत ही नहीं है उसे। बुरा नहीं लगने का मतलब क्या है? भाई लाइफ है तो सब कुछ होता है, ये तो अच्छा बुरा नहीं होता। लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, उस स्ट्रगल को अच्छा या बुरा का टैग हम लगा देते हैं। ये आदमी अच्छा आदमी, आदमी बुरा आदमी, कभी कभी ऐसा लगता है ना आपको?
कि ये देखो ये तो अच्छे आदमी, ये बुरे आदमी, ऐसा लगता है ना कभी कभी। पर आदमी अच्छा और बुरा नहीं है, उसका अमुक स्टेट है, एक स्थिति है, एक समय है, तत्वों में कहे तो एक पर्याय है, एक ऐसा मोड़ है। उस लेयर में, उस समय में वो हमें बुरा लगने लग जाता है, पर वो आदमी बुरा नहीं, उसका वो अमुक स्टेट बुरा है। जो सूर्य है गर्मियों के अंदर, जब दोपहर में 12 बजे तेज धूप गिरती है, सूरज अच्छा लगता है क्या? इस टाइम सर्दियों में तो वो क्या बोलता है? तो एक बच्चे ने क्या बोला कि सूरज बहुत बुरा है, इतनी धूप देता है, वो भी दोपहर के अंदर इतनी गर्मी, कितना खतरनाक है ये, टॉर्चर हो रहा है हमारे ऊपर तो ये सारा पूरा। ठीक है, फिर सर्दी आई तो सूरज मामा गए घूमने अंदर, बोले हम नहीं आएंगे, आराम करो तुम। अरे सूरज टॉर्चर करता है, अभी जरूरत आता ही नहीं है ये गुम हो गया। अरे दो बच्चे तो ऐसे मजाक मतलब बातें कर रहे थे कि एक ने बोला कि भाई ऐसा है वैसा है, तो एक ने बोला कि तुमको पता नहीं ये सूरज है ना, ये तो मूर्ख है, ये समझता नहीं है, जब जरूरत है तो आता नहीं है, जरूरत नहीं दबा जाता है। दिन में इतनी लाइट होती दबा जाता है वो, रात में अंधेरा होता तो जरूरत जब आता ही नहीं हो। सही है कि नहीं? तो ये कह रहा सही, कितना समझदार है। तो सूरज तो रात में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी तो तुमने बोला ना सही है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबके एक नियम है, हमने उस नियम को समझ लिया ना तो हमें कोई कठिनाई नहीं होती। हमने ये नियम समझ लिया कि गर्मी के अंदर सूर्य तेज रहेगा क्योंकि वो थोड़ा नजदीक है हमसे, उसका एंगल वैसा है। सर्दियों में हमसे कुछ दूर है इसलिए ठंड होती, इसलिए तो सर्दी होती है क्योंकि सूर्य दूर हो गया हमसे, सूर्य नजदीक हो गया इसलिए गर्मी आती है। ज्यादा टाइम के लिए हमारे धरती के आसपास रहता है वो, मतलब उसकी लाइट हम पर गिरती है, एक्सपोजर ज्यादा होता है इसलिए गर्मी होती है, इसलिए सर्दी होती है, इसलिए दिन होता है इसलिए रात होती है, कि इस एंगल को वो रिफ्लेक्ट करता है नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जब इस नियम को समझ लिया तो हमने फिर अपने आप को एडजस्ट किया। अच्छा रात है तो चलो लाइट्स ऑन रखते हैं, लोगों ने ये तय किया। दिन है लाइट्स की जरूरत नहीं है, खिड़कियों से धूप आ रही है चलो पर्दे लगा लेते हैं। तो आदमी ने किस पर काम किया? सूर्य पर काम किया कि खुद पर काम किया? आप तो सूरज के ऊपर पर्दा लगाया कि घर में पर्दा लगाया? घर में पर्दा लगाया, सूरज पे जाके पर्दा लगाया क्या? ए सूरज शट अप, बंद करो यहाँ पे अभी नहीं चाहिए भाई तुमको, मैं सो रहा हूँ अभी, बंद करो लाइट। उसको जाके बोला क्या? अभी तक कोई कंप्लेन लॉन्च की क्या उसके लिए? कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पे भी कोई लिखी क्या कंप्लेन कि सूरज ने ऐसा इतनी गर्मी डाली मैं काला हो गया, देखो लाओ मेरे को कंपेंसेशन दो भाई, मैं काला हो गया सूरज के कारण, लाओ भाई। बोला क्या कभी? सूरज आया नहीं, मेरे को ठंड लगी, सर्दी लग गई, मेरे को टोपी लगानी पड़ी, कंप्लेन किया? सूरज के प्रति कोई कंप्लेन हम नहीं करते, पर हम एक दूसरे का कंप्लेन हमेशा करते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, हम कंप्लेन लेके चलते रहते हैं। क्यों? अरे भाई सूरज भी कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी नजदीक, कभी दूर, कभी आता है, कभी एब्सेंट, कभी प्रेजेंट हो सकता है, उसका भी चेंजेस हम अलाउ करते हैं ना। हम उस चेंजेस को अंडरस्टैंड करते हैं इसलिए एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। अगर हम एक दूसरे के नेचर को भी अंडरस्टैंड करें तो एक्सेप्टेंस नेचुरल हो जाएगा। अगर मैं समझ लूं कि मेरे बच्चा ऐसा है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी बहन ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे नेबर्स ऐसे हैं, मेरी कम्युनिटी ऐसी है, अगर मैं उनको समझ लूंगा तो मेरे अंदर क्या हो जाएगा, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट आ जाएगा कि ये है ना दादाजी है ना, ये थोड़ा जोर से बोलते हैं, दादी है ना वो कुछ बातें ऐसी कर देती है, उनकी नेचर है। ठीक है, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया उसको, तो क्या होगा कि आपको पता है कैसे डील करना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। पर जो एक्सपोज नहीं है, जो पहली बार मिल रहा है, जिसके बाद अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो उसको ज्यादा बुरा लगेगा। जिसको क्लियर है, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस है, उसको बुरा कम लगेगा। जिसको फॉल्स एक्सपेक्टेशन है उसको ज्यादा बुरा लगेगा। इसका मतलब आप यदि रो रहे हैं, इसका मतलब आपके एक्सपेक्टेशन, फॉल्स एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है।
या इन प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस भी हैं, यानी आपके अंदर एक्सेप्टेंस वहां पे कम है। तो जब जब आपको रोना आया है, आपको क्या करना है? प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण मतलब फ्लैशबैक में जाना है। 2 मिनट के लिए फ्लैशबैक में जाके, जब आप थोड़ा मूड काम हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रोते रोते करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़े आंसू ठीक हो जाए, उसके बाद एक रिफ्लेक्शन एक्टिविटी करें। एक ब्लैंक पेपर ले और लिखना शुरू करें, टिंग 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 टिंग, जो मन में आ रहा है लिख दो। एक बार जो स्टोरी है आपकी लिख दीजिए कि मुझे रोना आया। कितना आया भाई? 1 मिनट जितना आया कि 5 मिनट जितना आया? ज्यादा आया, कम आया, कितना बुरा लगा, उसको लिखने की कोशिश करो। नहीं लिखने बनता है तो ड्रॉ कर सकते हो, एक आर्ट फॉर्म बना सकते हो, कलर्स डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। किसी तरह एक्सप्रेस कीजिए, आपके माइंड में क्या है इसको बाहर लाइए। क्योंकि हमें क्या करना है? अनवाइंड करना है। हम क्या करते हैं? उस विंड को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। विंड को, वो जो विंड है, इमोशनल विंड जो चल रही है, जो आंधी चल रही है, उसको वाइंड अप नहीं करना, उसको ऐसे बंद नहीं करना है, वरना बंद करके अंदर पड़ी रहेगी, फिर वापस और बड़े लेवल पर आएगी। हमें उसके अनवाइंड करना है, उसको ओपन अप करना है, उसको डिसमेंटल करना है, अलग अलग करके उसको एकदम खोल के देखना है पूरे नक्शे को। क्या 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 डॉट्स हैं। आप देखोगे एक वेव दिखेगी आपको कि उसने मुझे उस दिन ऐसा बोला था, फिर आज ऐसा बोला, और मेरे मन में ये आया था, मुझे भूख भी लगी थी और उसने ऐसा भी कर दिया। ये सारा एक साइकिल बन के मुझे बहुत बुरा लग गया कि मम्मी को कैसा किया मेरे साथ, मेरे लिए झटका, और वो शुरू हो गया। जो भी एक फीलिंग, एक एक्स फीलिंग आई, उसके पीछे कोई रूट कॉज है। तो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, लिखना, ओपन होकर अपने आप को लिख देना, अनवाइंड करना। दूसरा है उसमें से फिर फाइंड करना। पहले अनवाइंड किया, फिर फाइंड किया, क्या है इसमें, डॉट्स को आप कनेक्ट कीजिए। कई इंफॉर्मेशन काम के लिए उनको छोड़ दीजिए, जो काम के उनको अंडरलाइन कीजिए, उस डॉट्स को कनेक्ट करके एनालाइज कीजिए उसको। आप देखेंगे एनालाइज करने टाइम ध्यान रखिए अनबायस होकर एनालाइज करना है। उसमें अपने आप को हटा के थर्ड एम्पायर से देखना है। एक होता है फर्स्ट एम्पायर, एक होता है सेकंड एम्पायर, हमें थर्ड एम्पायर के रूप में मतलब रिव्यू करना है उसको। और थर्ड एम्पायर के एंगल से देखना है, कैमरा को रोक रोक के बार 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 एक्शन रिप्ले, कहां पे बॉल कहां गई, आउट हुआ है कि नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। जैसे क्रिकेट में आदमी करता है, ये कोई भी स्पोर्ट्स में करता है, तो वैसे ही हमारी लाइफ भी तो एक स्पोर्ट है। हमारा भी तो विकेट उड़ गया, हम रोने लगे, हमारा विकेट उड़ गया, तो रियल में हम आउट है कि नहीं, हमें कुछ डाउट है, उसको क्लियर करो, उसको आउट करो, देखो अपने आप। और ध्यान से देखने पर यू विल बी एबल टू फाइंड अ पैटर्न। आपको क्या मिलेगा? एक पैटर्न मिलेगी, एक क्रम मिलेगा। ये क्रम जो है ना, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये क्रम है, देखो उस दिन भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे आज भी ऐसा हुआ, मुझे वैसा ही होता है। आप ध्यान से जब देखोगे, और जब ये रिपीटेड एक्टिविटी 3 दिन 7 दिन 11 दिन करोगे, आप 11 बार रोना हो जाए, 21 बार रोना हो जाए, आपके उस पैटर्न को पकड़ोगे, तो आप रोने की पैटर्न को पकड़ लो। रोना या जो इमोशनल विंड आती है, जब भी एक भावनात्मक भूचाल आता है, तो उसके पीछे आप कुछ देखोगे, वो रूट कॉजेस आपको एकदम क्लियर दिखने लग जाएंगे। कि जब जब मुझे भूख लगी होती है, मुझे कोई ऐसा बोल देता है, तब ऐसा होता है, हंग्री मैन इज द एंग्री मैन। आप देखोगे, या आप जब बहुत थके हुए होते हो, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे लोग समझ नहीं रहे सही तरीके से, आपने सही किया फिर भी आपको गलत ठहरा दिया गया, ऐसा जब आपको फील हो जाता है, तब आप उसमें चले जाते हैं। ये भी तो हो सकता था कि भाई कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ, इफ यू डोंट हैव कमिटेड अ मिस्टेक बट यू आर मिस्टेकन। मैंने मिस्टेक नहीं की, बट आई वॉज मिस्टेकन। मैं गलती नहीं कर रहा हूं, फिर भी मुझे गलत समझा जा रहा है, यानी गलत फहमी। तो रोना उसका समाधान नहीं है, बल्कि गलत फहमी को दूर करने के लिए क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए, किस मोड के साथ, किस वे में उसको वर्कआउट करना चाहिए, इसको मुझे फिगर आउट करना चाहिए।
तो मुझे क्या करना है, पहली चीज क्या करनी है, अनवाइंड करनी है, मुझे लिखना है, फिर उसमें से पैटर्न को फाइंड करना है, और फिर क्या करना है, एनालाइज करना होगा। हाँ एनालाइज करके हमने पैटर्न को फाइंड किया है। फिर तीसरा स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे आइडिया को एक सॉल्यूशन को लेके आना है अंदर से, एक इसका एंटीडोट फाइंड करना है, एंटीडोट फाइंड करके उसको क्या करना है, ग्राइंड करना है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन होती है ना एकदम, तो दिमाग के अंदर इतने अच्छे से उस सॉल्यूशन को घुमाना है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, प्रॉब्लम को दिमाग में घुमाना नहीं है, प्रॉब्लम को अनवाइंड मतलब प्रॉब्लम को निकालना है, फिर फाइंड करना है उसके पैटर्न को, फिर उसका सॉल्यूशन जो है, कि इसका सॉल्यूशन ये है कि मुझे मिलते ही पहले मुस्कुराना है। ये हमारे अमुक अंकल जी, इनको सम्मान का बहुत है, इनको अगर थोड़ा सम्मान दे दो तो फिर ये बात अलग तरह चली जाती है, इनको ये फील होता है इनका ईगो डिससेटिस्फाइड है, ये इनका रिस्पेक्ट राइट वे में ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिला, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो गए पहले भाई हेलो प्रणाम जी कैसे हो गए, फिर हम अपनी बात कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है अपने। तो हमने वो रूट कॉज का सोल्यूशन क्या वो वर्कआउट किया, फिर उसको ग्राइंड किया दिमाग के अंदर, मतलब उसका दिमाग में उसको पूरी तरह से सेट करना है, अंदर तक ले जाना है, उस सॉल्यूशन को दिमाग के अंदर इतना अच्छे से घुमाना है कि वो सॉल्यूशन हमारे लाइफ का पार्ट, इंटीग्रल पार्ट बन जाए। उसको ग्राइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड का मेडिटेशन करना होगा, मतलब मेडिटेशन मोड पे जाकर उसको भीतर तक क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, अनवाइंड करना है, फिर क्या करना है, फाइंड करना है, फिर दिमाग में उसको ग्राइंड करना है, और फिर संकल्प के साथ अपने आप को उसके साथ बाइंड करना है। क्या करना है, बाइंड करना है, मतलब बाइंडिंग होती है ना, जैसे बाइंडिंग, हाँ सॉल्यूशन भी तो ढूंढना है, तो वो फाइंड में आ गया ना, फाइंड में सेकेंड स्टेप में सॉल्यूशन ढूंढेंगे, सेकेंड स्टेप में प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, बराबर है। तीसरे में जो सॉल्यूशन है उसको सबकॉन्शियस माइंड तक प्रोग्राम करेंगे, अंदर तक ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडिंग मशीन की तरह पूरा उसको पीस के अंदर डालना है, एकदम मिक्स कर देना है, अपने साथ एकदम एमलगमेट कर देना है। और फोर्थ स्टेप क्या है, अपने आप को बाइंड करना, मतलब यस मैं ये करके रहूंगा, एक संकल्प में उसको बदलना है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आना है बाहर कि यस आई विल बाइंड विद इट। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो पहला स्टेप क्या है, अनवाइंड योर इमोशनल स्टॉर्म, अनवाइंड योर इमोशनल विंड, उसको अनवाइंड करना है, तो लिखना है, एक्सप्रेस करना है, कोई भी तरीके से एक्सप्रेस करो। रोना ही एक तरीका नहीं है, उसके सिवाय और भी तरीके हैं। तो अपने को कितना अच्छे से आप अनवाइंड करते हैं, आप कभी अनवाइंड भी कर लेंगे तो 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, और जैसे आप फाइंड भी कर लेंगे तो 85% प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी, और बाकी तीसरे नंबर पर जब वो ग्राइंड कर लेंगे तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब आप उस पर बाइंड हो जाएंगे, उसके लिए डिटरमाइंड हो जाएंगे, तो 100% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, तो कम से कम 95% हो सकती है। क्योंकि हमारे कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो अंदर में बैकड्रॉप पे रहते हैं, प्रॉब्लम फिर भी 95% सॉल्व होती है इन जनरल। क्यों? 5% रेसिडुअल रहता है जिसका पुरुषार्थ हमारा निरंतर चलता रहता है, क्योंकि हमारा वो संस्कार पूरी तरह नहीं निकला, हमने उस गिवन सिचुएशन में अपने आप को प्रोग्राम किया, तो सिचुएशन थोड़े सा ऑल्टरेशन जाएगी तो फिर कुछ चीज आ सकती है, तो एक वापस उसके अंदर से कुछ निकल के आएगा वापस। तो धीरे धीरे हम अलग अलग ग्राउंड्स पर जब ये 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी चलते जाएंगे तो हम क्या है, प्रॉब्लम के रूट कॉज को अंडरमाइन कर देंगे। अंडरमाइंड मतलब जो अंदर में जो वो खोखला करने वाली चीजें हैं वो भी समाप्त हो जाए, मतलब वो 100% सॉल्यूशन पर भी आ सकते हैं। पर इनिशियली
90%, 95% solution भी is more than enough for us. और इसीलिए जब कोई 5% की घटनाएं हो जाए तो अपने एफर्ट को ये मत समझिए कि इट हैज गॉन इन वेन, क्योंकि 5% की घटनाएं हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर 80% में अगर प्रॉब्लम सॉल्व रहती तो वी आर द विनर्स, वी आर इन अ गुड गो, और उसको एंजॉय करना है। एक आदमी था, वो आत्महत्या करने जा रहा है। आत्महत्या कोई एक्साइटिंग चीज नहीं थी उसकी, वो परेशान था जीवन से हार गया था, जीवन को सरेंडर करने जा रहा था कि बोले आप कुछ नहीं है लाइफ में, कूद जाओ, निकल जाओ। और वो पहाड़ी से एक चट्टान से उतरने वाला था, पहाड़ी पर चढ़ रहा था और चट्टान से जहां से कुदाकी लगाने वाला था, वहीं पे उसने एक योगी को देखा, एक संत को देखा, एक सन्यासी को देखा। गया और सन्यासी ने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें जाना ही है तो एक दिन मेरे साथ रह जाओ, कल ही चले जाना, कोई बात। तुमने अगर जाने का ठान नहीं लिया कि तुम्हें जाना ही है तो एक दिन और सही। बोले ठीक है भाई, मरना तो है मेरे को, सबको एक दिन मरना होता है, और मुझे आज के दिन मरना था, आप कह रहे हो कल कर लूंगा मैं। एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। कहते ना प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट गुड, समटाइम इट इज वेरी गुड। कुछ जगह प्रोक्रेस्टिनेशन होना, पोस्टपोन होना भी बहुत अच्छा होता है। उसने अपने डेथ को पोस्टपोन लेटर दे दिया और अब वो पोस्टपोन कर दिया और वो सन्यासी के साथ हो गया। वो दोनों नीचे उतरते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा रेत का रास्ता होता है, ऊंट गाड़ियां निकल रही होती है, एक ऊंटों का कारवां निकल रहा होता है, कैमल्स। तो जो राहगीर थे, सन्यासी भी साथ हो गया था, वो भी युवक भी साथ में था, वो युवक था और अच्छा इंटरेक्शन चल रहा था। थक गए थे सब लोग, वहाँ रात को 8-9 बजे तो इतनी थकान दिन भर चलने की, सब वहाँ रेत में ही अपना सो जाते। गर्मियों का टाइम था, रात को ठंडक हो चुकी थी। तो उसने बोला बाबा जी को कि भाई अभी ये ऊंट लोग जाग रहे, तो इधर उधर भाग जाए कर जाए, 100 ऊंट है। कितने ऊंट है? 100 ऊंट है, इनका ध्यान कौन रखेगा भाई, बड़ा भारी काम। तो सन्यासी ने बोला कि ये युवक है ना, इसको तो कल मरना है, ऐसे भी ये नींद एक दिन नहीं भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, कम भी लिया तो क्या फर्क पड़ता, इसको मरना तो है ही, ऐसे ही है। कोई थोड़ा बहुत तेरे को काम दे देते भाई, बाकी सबको तो आराम मिलेगा, बाकी सबको तो जिंदगी जीना आगे बहुत। तो बोलते हाँ हाँ मेरे को तो ऐसे भी जाना है, तो एक्सपायरी डेट आ गई है तो ठीक है भाई, इतना आपने कोई दिक्कत नहीं। बोले तुम सो सकते हो, बस ये ऊंट लोग बैठ जाए, सारे ऊंट बैठ जाए तब तुम सो जाना। तो तब तक 40-50 ऊंट तो बैठ गए थे, तो बोला थोड़ी देर बैठेंगे, तब तक तुम थोड़ी निगरानी कर लो। ठीक है, आधा घंटे बाद 10 ऊंट और बैठ गए, करते करते 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक 80 ऊंट बैठ चुके। रात के 2 बजे तक 90 ऊंट बैठ चुके, 3 बजे तक 95 बैठ चुके। करते करते सुबह 6 बजे बाबा उठे और बुला के भी कैसे रहा युवक, कैसे रहा तुम्हारा क्रम, ये वो। बोले नींद कैसी आई यहाँ पे? ठीक रहा। बोले कहीं की नींद? बोले नींद 1 मिनट की नहीं ली मैंने। बोले क्यों? मैंने कहा था ना ऊंट बैठ जाते। बोले ऊंट क्या करूं मैं, रात को बड़ा मनाने के बाद, मशक्कत के बाद 80% बैठ गए थे रात के 12 बजे तक। तो बोले मैं सोने वाला हूं, अभी 15-20 मिनट ये बैठ जाएंगे। 1 बजे 10 ऊंट बैठे और 2 ऊंट और खड़े हो गए। ठीक है, फिर भी ठीक था। फिर रात के 2-3 बजे बाकी सारे जो खड़े थे वो बैठ गए, उतने में 10 और खड़े हो गए। और फिर ऐसा करते चलता रहा क्रम, और फिर एक भी टाइम ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऊंट बैठे। 1, 2, 4 ऊंट ही हो, मतलब कोई ना कोई तो खड़ा हो ही जाता है। एक की नींद का टाइम हो जाए, एक की नींद खुल जाती है। अभी क्या करें, अभी ऊंट है, मानते नहीं किसी के, क्या करें बेटा, ऐसी बात है। अच्छा तो बड़ा, तो एक मैसेज युवक को दिया कि लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। आप क्या संदेश स्टोरी से, क्या मैसेज था?
संत का क्या मैसेज था, सन्यासी का क्या मैसेज था, इस एक्टिविटी से उसने क्या सिखाया और युवक है। उतार चढ़ाव। पूरा उतार चढ़ाव। मुसीबत एक आती है, खत्म होती है, एकदम एक तैयार हो जाती है। हर समय परिस्थिति सेम नहीं होता है, हर परिस्थिति चेंज होती रहती है और आपको उस हिसाब से चेंज होते रहना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? यही है वो, उतार चढ़ाव रहते हैं जिंदगी। हाँ भाई सुरेश भाई, इनका आंसर तो सुनो, बताओ मैं आंसर। तो बोले कि उतार चढ़ाव करते हैं, हाँ आप बताइए, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। छोटी बताओ, कहानी समझ में आई आपको? कैसी लगी आपको ये कहानी? जी। क्या समझ में आया आपको? ये हर टाइम एक नहीं होता, अलग अलग होता है। हाँ अच्छा, क्या कहती है आपकी मम्मी? यही है, परिस्थिति है जिंदगी में, चलता रहेगा ऊपर और नीचे, उसको हमें कैसे टैकल करना है वो हमें सीखना मैडम आप क्या कहते हो? और वही जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इस समझ आ रहा है इस चीज़ से। कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा होगा, तो आप इस इंतजार में नहीं रह सकते कि मतलब ये नहीं सोचना चाहिए था उसका कब कौन सोएगा, उसको खुद ही सो जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा। इतनी समझदारी वाली बात कही। अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हैं उनके लिए? हाँ, तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये कहना चाहिए कि there is no time when all odds are gone. There are some odds always in your life, but you have to see the bigger picture. आपको बड़ा पिक्चर देखना है कि मोटा मोटी मेरी लाइफ ठीक है ना, सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे होने कोई जरूरी नहीं है लाइफ में। अगर मैं सोचता हूँ सब कुछ ठीक हो ना, उस दिन मैं खुश होऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, उस दिन एकदम सुकून चैन से जीऊंगा। तो आप हमेशा बेचैन रहने वाले, क्योंकि शायद ऐसा कभी क्षण आता नहीं है। युवक भी समझता अब यही है सत्य, वो समझता है, वो समझ में आती है कि लाइफ में एक दो तीन चीजें अगर और चल रही है तो दैट्स ओके। 2-3 ऊँट या 10-20 ऊँट भी खड़े हैं तो कोई खास बात नहीं है। 12 बजे 80 ऊँट बैठ गए तो मतलब मोटा मोटी सेटल कर रहे। सब कुछ सेटल होना जरूरी नहीं है, मोटा मोटी सेटल है, दैट इज गुड इनफ। मेजर थिंग्स आर सेटल्ड, देन देयर इज नो बैटल वी कैन टेक फॉरवर्ड। तो वही लाइफ है। लाइफ में कभी कुछ एक बहन आई, बोले दिन में ये खाने का टाइम ऐसे होता है, फिर ये टाइम ऐसे होता है, फिर उस टाइम वैसे होता है। तो ये सारी सिचुएशंस तो कभी ना कभी चलती रहेगी लाइफ, पर आपको एक स्मार्ट वे निकालना पड़ता है और एक आपको उसके लिए बाइंड करना पड़ता है, अपने आप को एक संकल्पित करना पड़ता है कि यस आई नीड टू डू दिस थिंग, एंड देन यू आर एबल टू डू दिस थिंग। व्हेन यू फिगर आउट, देन देयर इज नो फिकर इज आउट व्हेन यू फिगर आउट। तो ये आपकी सारी फिक्रें चली जाएगी जब आप फिगर आउट कर लोगे, यस आई कैन डू इट, इट्स गुड इनफ। आपको कोई बोलेगा कि स्वास्थ्य कैसा है, आज तो थकान है बहुत चल के, अरे चलने का थकान तो होती नॉर्मल है भाई, ये कोई तेरा घुटना थोड़ी काटने वाले आज, घुटने का ऑपरेशन हो रहा है क्या भाई, नहीं है ना। बोले कैसा है, बोले यार अभी रात डैंड्रफ बहुत हो गया। अरे यार ये तो प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, मतलब तो कभी नहा लेना भाई, कर लेना भाई, क्लीन कर लेना। कोई तुम्हारा कोई ब्रेन ट्यूमर थोड़ी हुआ है, कोई तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो इन छोटी छोटी चीजों को लेकर कहाँ उलझ रहा है तुम? और यार नुकसान हो गया यार भाई, तेरी घर की दुकान है, दुकान तो नीलाम नहीं हुई है, छोटी मोटी कोई चीज चली गई है, थोड़ा बहुत कोई झटका लग गया है, वो कोई 7 साल पुराना मोबाइल ही गया है भाई, कोई नई चीज तो नहीं गई तेरी। अभी तो जैसे कि लाइट का समय है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी का समय है, बिजली का समय है, बिजली चलती है, अभी लाइट चली भी जाती है, बिजली गुल हो गई, आजकल कम जाती है, ठीक है, बहुत उसमें भी क्या भाई, अरे यार लाइट क्यों गई, अरे गई है, कोई बात नहीं। नहीं, अरे यार ये कहने की जरूरत नहीं थी, अरे यार लाइट क्यों गई, उसी जगह तो लाइट क्यों गई, चलो पता कर लेते हैं, ठीक करते हैं। हर चीज के लिए एक मेंटेनेंस जरूरी होती है, तो लाइट भी इसलिए यही मेंटेनेंस की होती है। नहीं और ऐसे ही लाइफ में भी
मेंटेनेंस करनी पड़ती है तो नहीं लाइट हमेशा रहे ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं, आपका कहने का मतलब एकदम सही है, इन्होंने एक और मतलब इसमें जोड़ दिया। हाँ वो मैं समझ गई। दोनों मतलब maintenance अच्छे हैं। activity। नहीं मेंटेनेंस में क्या हो गया कि आपको 24 घंटा मिल रही है। मेरा मतलब कहने का है कि गई तो गई। आपकी बात समझ गई, हाँ वो समझ गया। मतलब आजकल छोटे में बच्चे में अरे मतलब देखा नहीं है लाइट कैसे जाती है और हमने लंबा समय जाते देखते। अरे आपको लगता है कि थोड़ी देर ही गई है, क्या है खास बात ही नहीं है इसमें। मतलब आजकल तो मिनट 2 मिनट भी पूरी नहीं जाती है। पेशेंस काफी कमजोर हो गया है इस कारण से कि उनका काम नहीं पड़ा। इसलिए कहते हैं कि भाई गरीब का बेटा ज्यादा अमीर होगा, अमीर का बेटा ज्यादा गरीब होगा। हाँ। क्योंकि गरीब का जो बेटा है उसने कभी मतलब वो चीजें देखी नहीं है, तो वो मूल्य जानता है मतलब पैसे का, श्रम का मूल्यांकन जानता है, तो उसका वो अर्थ का वैसा मूल्यांकन कर पाता है। ये एक वे है देखने का, एक नजरिया ये भी। और अमीर का जो बेटा है उसने हमेशा कंफर्ट में रहा है, कंफर्ट जोन में रहा है, तो उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एफर्ट कभी लिया ही नहीं, तो उसके एफर्ट्स कम है, कंफर्ट ज्यादा है। और जितना कंफर्ट ज्यादा है उतना एफर्ट पैरेलली कई बार नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो फिर वो पीछे रह जाता है लाइफ से। तो खैर ये सब बातें हम सब जानते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये बात पते की कि ये 4 पॉइंट फॉर्मूला जो आज शेयर किया गया, ये कितने लोगों को अच्छा लगा? इसको लाइफ में लाने का पूरा प्रयास कौन करेगा? और जब जब रोना या आए तब उसे जरूर याद करें, क्योंकि रोना कुछ नहीं खोना। छोटा बच्चा होता है ना, बच्चा उसके लिए रोना एक शस्त्र की तरह। भूख लगी है तो वो बोले भूख लगी है, प्यास लगी है, सोना है, रोना है, वॉशरूम जाना है, घूमने जाना है, नींद में जाना है, गोदी में जाना है, अटेंशन पाना है, कुछ भी करना है, एक सिंगल लैंग्वेज, एक ही भाषा, एक ही चाबी, एक ही तरीका, है ना? पर वो बच्चे से बड़े होते होते हम लैंग्वेज को चेंज करते हैं। पहले हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे पास भाषा नहीं होती, तो हमें रोना हमारा साधन होता है कि कैसे एक्सप्रेस करें। पर अब हमें आगे अपने आप को ट्रेन करना है कि हमारे पास और भी साधन आ चुके हैं, फिर भी हम अगर रो रहे हैं मतलब हमने पूरा ग्रो अप नहीं किया अपने आप को। अभी तो पढ़ाई का बोलने नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रोने का जो स्टेज था ना, वो एक बच्चा था ना अंगूठा मुंह में लेता है, ये एक उम्र थी, फिर वो अंगूठे से बाहर निकलना होता है उसे। एक टाइम होता है जब वॉकर लेके चलता है, वो एक टाइम है वॉक विद अ वॉकर, फिर नॉकआउट द वॉकर, फिर सेल्फ वॉक पे आ जाता है। एक टाइम होता है घुटने के बल चलता है, फिर जरूरत नहीं है, फिर भी घुटने के बल पे चलता है, घुटने का सपोर्ट लेके चलता है वो भी, परंतु घुटने को नीचे जमीन पर लगाता अब नहीं। तो हमारे ये सारे जो है ना, अंधेरे से कभी डर हो, कभी छिपकली से डर हो, कभी कोई पशु पक्षी से डर हो, कभी हार से भी डर हो जाता है कभी। ये वो बहुत बड़ा डर है जो हम बड़े होते हैं, पर वो कई बार वो छूटता नहीं, वो उल्टा बढ़ जाता है कभी। कोई डर है ना हम अपने अंदर ले लेते हैं। लाइफ की भी 1-2 घटनाएं होती है ना, तो डर अंदर बैठ जाता है। एक बार होता है तो डर आता है, 2 बार तो डर अंदर घुस जाता है, 3 बार आता है वो डर अंदर एकदम सेट हो जाता है, फिर हम डरपोक बन जाते हैं। तो आप लोगों को भी कभी कभी डर लगता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कौन से फियर है, और उनको क्या करना है, उनको एड्रेस करना है। एड्रेस योर फियर। देयर आर सम गुड फियर, सम बैड फियर, सम रैशनल फियर, सम इरेशनल फियर। तो गुड फियर बैड फियर क्या होता है भाई? डर अच्छा बुरा होता है क्या? अलग अलग होता है क्या डर? डर तो डर होता है, डर अच्छा बुरा होता है क्या? होता है क्या? कैसे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप एग्जांपल्स सुनिएगा। हाँ बताइए, हाँ बताइए, अच्छे बुरे डर कैसे होते, जैसे एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेन कैसे करो अब मैं? अच्छे से करो, अपनी वाणी से कर सकते हैं। मम्मी करेगी एक्सप्लेन। हाँ
हाँ जी, बताइए आप। अच्छे डर बुरे डर ये क्या होता है? मेरे को तो लगता है डर एक ही होता है, बुरा डर होता है। अच्छा, ये तो बात है होगी। आप बताइए भाई, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? हाँ, बड़ों से अच्छे डर बुरे डर ये क्या चक्कर है? बड़ों से डरना वो अच्छा डर हो गया। ठीक है। बड़ों की मतलब एक लिहाज रखते हैं। और बुरा डर ये हो गया कि छोटों से डरना बुरा डर है। बुरा डर ये हो गया कुछ कि गलत काम। आगे कुछ बढ़ने गलत से काम डरना। के लिए अरे एक मिनट, मम्मी को बोलने दे। हाँ बोल। और बताइए। बुरा डर ये हो गया कि आगे बढ़ने से, कोई भी काम करने से डरना, या फिर वो छिपकली से डरना ही क्यों ना, वो भी बुरा ही डर है। अच्छा, वो बुरा वो डर। भी बुरा ही है। क्यों डरना, वो भी एक जीव है। बड़ों से डरना अच्छा डर है। वो बड़ों का लिहाज से डरना, मतलब एक वो आंखों की बोलते हैं ना शर्म, शर्म। वो डरना एक अलग चीज, वो सही डर है। ठीक है। और हाँ, अब आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। छोटू क्या कहना चाहते हैं, बताइए। बताइए, आप कुछ कहना चाहते हो? जैसे पाप करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप एक बुरे बुरे डर में आ गया। और अच्छा डर होता है कि जैसे कहते हैं ना, भगवान अच्छा भगवान से डरो, पाप से डरो, तो वैसे हो गया। डांट से डरो, बड़ों के लिहाज से डरो, और एग्जाम के रिजल्ट आने पर पापा क्या बोलेंगे उसके लिए भी डरो। तो वो डर अच्छा है जो हमारे लिए हमारी सावधानी को बढ़ाए, जो हमें सजग बनाए, जो हमें सही राह पर आगे बढ़ने के लिए अलाइन करे। वो डर अच्छा है। डर क्या अच्छा कब तक है? वो अमुक डिग्री तक वो अच्छा है। जब वो एक्सट्रीम हो जाता है वही डर बुरा बन जाता है। पाप से डरना अच्छा है, गुरु से, भगवान से, आत्मा से, बुराई से, कमी से, माता पिता से डरना अच्छा भी हो सकता है, पर वो एक लेवल तक। जब वो इतना डर हो जाए कि पिता से भाई एग्जाम रिजल्ट आता है, पापा सुसाइड, डर लगेगा नहीं मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट फेस, आई विल नॉट फेस माई लाइफ नाउ। तो वो डर एक्सट्रीम जो चला जाता है, वो डर बुरा बन जाता है। अच्छा, एग्जाम का जो डर है वो अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा अच्छा। ये मतलब अगर डर ही नहीं रहेगा तो एग्जाम के लिए लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, सीधा चीटिंग मतलब वो फर्रे वगैरह बनाएंगे और पास हो जाएंगे। अच्छा, आपने ऐसा किया मैंने कॉलेज में जाके किया, स्कूल में कभी नहीं किया। स्कूल में नहीं किया। स्कूल में डर लगता था, अपनी शक्ल में दिख जाता था कि चीटिंग करने वाली है, तो होता ही नहीं था कभी। और उसी दिन पकड़ी जाती थी, तो भाई मुझसे नहीं होता था। पकड़े जाते मतलब आपने किया फिर पकड़े गए? मतलब क्योंकि ना मेरी शक्ल ऐसी है ना कि मैं चीटिंग के लायक बनी नहीं। अच्छा। हाँ, तो स्कूल में कभी नहीं करती। अच्छा, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो शक्ल खाली छोड़ दूंगी, पर ठीक हुआ नहीं, अभी मतलब दो तरह के लोग हैं, एक शक्ल से चीटिंग कर सकते हैं, एक शक्ल से नकल नहीं। कॉलेज में आने के बाद कॉन्फिडेंस हो गया, बात तो कर सकते हैं। नहीं, वो भी तो एक्सप्रेशन है ना। जैसे क्या? इतनी किताब में इस फर्रे को वो नोट कर लेंगे और सामने वाले को पता भी ना चले। मैं नहीं मान सकती ये भाई। मतलब नकल भी शक्ल में छिपा हुआ। हाँ, ये है। फेस शक्ल से नकल पकड़ी जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हो हाँ। और पोकर फेस बना के कर रहे हो तो सामने वाले को ज्यादा हंसी आती है। ऐसा एक है कॉमेडियन जो पोकर फेस बना के भी कॉमेडी कर लेता है, वो भी काट होता है। वो भी एक आर्ट है। पर कहने का मतलब ये है कि हंसेगा नहीं, खुद दूसरों को हंसाएगा। नहीं, पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल रहा है कि डर अच्छा है एक लेवल तक। अगर आपको डर है कि मैं गिर न जाऊं, तो वो आपको सावधानी देता है। आपको छिपकली से भी डर है कि मैं दरवाजा खोलूं कि छिपकली मर ना जाए या मेरे को कूद न जाए, तो आप सावधान रहोगे। आपको खाना लेके जा रहे हैं, आपके अंदर उसमें छिपकली गिर जाए, करंट ना लग जाए। हाँ मतलब जैसे पानी वाला हाथ अगर सॉकेट में टच किया, हाँ, सॉकेट लग जाए। मतलब चाहे फायर से हो, बिजली से हो, कोई जीव से हो, कोई जानवर से हो, परीक्षा से हो, पिता से हो, गुरु से हो, धर्म से हो, पाप से हो, कर्म से हो, कोई भी एक्शन से में सावधानी देने वाला जो डर है वो डर अच्छा है। और वो डर जब एक्सट्रीम हो जाता है, टॉर्चर वाला
मतलब हमें मतलब हाथ कांपने लग जाते हैं, एग्जाम का फियर है, ऐसा फियर है कि ब्लैंक आउट हो जाता है, हाँ, ये फिर भी डर के कांपने लग जाता है, एग्जाम फीवर आ जाता है, एग्जाम फियर लीडिंग टू एग्जाम फीवर। ये सही नहीं है, ये बुरा डर है। और उस डर की बात हम करते हैं कि डर के जीते जीत, हम डर को जीतना है, हमें डर का सामना करना है। फेस योर फियर्स, टू क्लियर योर फियर्स, टू एड्रेस योर फियर्स। तो हमें डर का सामना करना है, डर से सजगता भी लेनी है और उसका सामना भी करना है। उन स्थितियों से सजगता भी लेनी है, उसका सामना भी करना है। फेस इट, फाइंड इट, फेस इट, चेज इट, क्लियर इट। ये जरूरी है डर को एड्रेस करना। और इसलिए डर को जिसने एड्रेस कर लिया वो आगे निकल जाता है। वो क्या बन जाता है? नीडर बन जाता है। जो नीडर होता है ना वही लीडर होता है, और लीडर वही बन सकता है जो नीडर हो। एक बताया गया कि एक युद्ध हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट और पर्शियन एम्परर्स का। तो पर्शिया जो था वो बहुत पावरफुल लैंड था एक जमाने में। तो पर्शिया के जो वो था उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, उनके पास 1/3 जैसी आर्मी होगी समझो अलेक्जेंडर के पास। पर जब वो लड़ाई वगैरह हुई तो क्या होता था, अलेक्जेंडर क्या करता था कि पर्शियन एम्पायर ना उस तरफ चलता था कि भाई छोटा ग्रुप है भले पर अपन चलो राजा को पर अटैक करें। और राजा क्या था, भले उसको बहुत बड़ी सेना थी, लोग आ रहे कि मेरे को भाई राजा को मार देंगे और मेरे को मार देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई, तो भागो, जान बचाई लाखों भाई। तो सोल्जर्स को छोड़ के वो पीछे रणछोड़ दास बन जाता, वो पीछे चला जाता, भाग जाता वहां से, गुम, फरार। तो इधर की सेना होती है उसका मॉरल डाउन हो जाता है। उनकी सेना 3 गुना बड़ी शक्तिशाली होने के बावजूद भी गिर जाती, हार जाती। ऐसा भी इतिहास के पृष्ठ बताते हैं। ये नंबर्स में वैल्यू पर ऐसा एक कुछ अकाउंट ऐसे मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि फेस नहीं कर पा रहा। पावर आपके पास बहुत है, भगवान ने क्या कहा, आपके पास अनंत शक्ति है, तो अगर आप सामना ना करो तो कुछ नहीं है आपके पास। आपको सामना करना है, कुछ एनालाइज करना। आप में कितने लोग शक्तिशाली हैं? यहाँ पे कितने लोग शक्तिशाली हाथ ऊपर करेंगे? किस चीज में? कोई भी चीज हो सामने आने दो भाई। आई एम रेडी टू फेस इट व्हाटएवर कम्स टू मी। मेरे अंदर तो थोड़ी है कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। हाथ नहीं उठाओगे? कोशिश तो करने के लिए तो होना चाहिए। हाँ, कोशिश तो करती हूँ। तो फिर हम उसको मना क्यों करेंगे? जैसे मेरे को जैसे मेरी बुआ के पास डॉगी, ये क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं। हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए। जैसे ना मेरे बुआ के पास डॉगी है, ठीक है, उन्होंने उनको उसको पाल रखा है। मैंने उसको देखा हुआ है, करीब 10 साल से जानती हूँ, बट मैं कभी उसके पास नहीं जा पाती। मेरे को डर लगता है वो काटेगा कुछ नहीं। मतलब अगर स्ट्रीट डॉग होता है ना, मैं उसके साइड से भी चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो स्ट्रीट डॉग है। पर घर का डॉगी तो थोड़ा ज्यादा होता है ना, उसको थोड़ा एक्साइटेड होता है, तो मैं डर जाती हूँ मेरे पास अगर कोई आए तो। लोग तो एक्साइटेड होते हैं उनसे मिलने के लिए। हाँ, तो मैं वो कभी उससे मतलब क्या कहते हैं, मैं हमेशा चिल्ला देती हूँ या डर जाती हूँ। मैं उस पे ओवरकम नहीं कर पाई कभी किसी भी जानवर से, किसी भी जानवर से, कोई भी उसमें चाहे वो पक्षी है, जानवर है, चाहे वो 10 फुट दूर हो, चाहे वो 2 फुट दूर हो, कि वो आना जाए। मेरा पूरा ध्यान उधर ही केंद्रित रहता है कि वो आना जाए ऐसे। इंसान के अलावा कुछ भी दिखाई दे, इज नॉट रेडी टू सी। वो वाली बात है। नहीं, उसके लिए क्या है कि हमें अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना चाहिए थ्रू मेडिटेशन। अगर हम एक फ्रेंडलीनेस की भावना करें, मैत्री का संदेश दें, मैत्री का भाव, अपने 4 भावनाएं बताइए, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। उसमें पहली भावना है मैत्री भावना। हाँ, कि मैत्री भावना का जब हम प्रयोग करते हैं जीव के प्रति, तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक बॉन्डिंग आ जाती है। ये बॉन्डिंग आने के बाद जो एनमिटी है, ये जो फियर है, वो डिसअपियर हो जाता है। आपको मम्मी से डर लगता है क्या? आप बोलेंगे, मुझे पता है। अच्छा, पिताजी से डर लगता है क्या? पापा से डर लगता है? पापा ने किसको नहीं लगता? मरा से डर लगता है क्या? नहीं, मरा से डर लगता है क्या? नहीं मरा। लगता है। कल नहीं आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
महाराज ने उस दिन बोला था पर ये भी कह रही नहीं लग रहा मैं था बोली कि मैं उस दिन महाराज से इतना पूछ के गई थी सुबह जल्दी उठ पाऊंगी, उठी तो नहीं मैं, वो क्या पूछेंगे मैं क्या बोलूंगी, बस ये बोला था, डरी नहीं थी पर ये तो था ही, कितनी अच्छी बात है। ये तो था ही। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम क्या करें कि एनिमल के प्रति हमारे अंदर फ्रेंडलीनेस आ जाए। फ्रेंडशिप न भी हो, फ्रेंडलीनेस, अगर मैत्री का भाव आ जाएगा तो उससे फिर हमें कोई डर नहीं लगेगा। दोस्तों से डर लगता है क्या? नहीं लगता है। दुश्मनों से डर लगता है, अजनबियों से डर लगता है, परिचित से डर लगता है क्या? परिचित, फ्रेंडली, जान पहचान। नोन वन, जो अज्ञात है उससे डर लगता है, जो अनप्रेडिक्टेबल है उससे डर लगता है। जो प्रेडिक्टेबल है कि हाँ भी ये कुछ नहीं करते तो बच्चा है, ठीक है, अच्छा बच्चा है, तो डर नहीं लगेगा। तो यार ये स्क्विरल है भाई, पता नहीं कौन सी छलांग लगाएगी, क्या करेगी, तो उस गिलहरी से भी डर लग सकता है। हाँ लगता है। गिरगिट से डर लगे उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पर गिलहरी से भी डर लग सकता है, जबकि वो कुछ नहीं करते बेचारे, बहुत मासूम ऐसे प्राणी कही जाती है गिलहरी के लिए, परंतु उससे भी डर लग सकता है क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, पता नहीं कहाँ छलांग लगा दे, क्या करते। तो अगर मैत्री का भाव उनको देखते हुए हमें पहले क्या करना, नजदीक जाने की जगह दूर से एक मैत्री का भाव लाना है अंदर, अनुप्रेक्षा करनी है, मैत्री हो रही है, मैत्री हो रही है, मैत्री हो रही है, 3 बार, फिर 3 श्वास लेनी है, फिर आंख खोल के मैत्री का भाव हमारा बढ़ रहा है, मैत्री का भाव बढ़ रहा है, मैत्री का भाव बढ़ रहा है, फिर आई टू आई कनेक्ट करके मैत्री का भाव बढ़ रहा है। आई टू आई कांटेक्ट से तो ज्यादा डर लगता है ना, मैं क्या करूँ, वो स्टेज तो 3 और झूलने लग जाएगा और डर सुनो, लगेगा। हाँ। सुनो, क्या है स्टेप 1 क्या है, आंख बंद करके हमने मैत्री का भाव किया, हम देख नहीं रहे पर मैत्री का भाव कर रहे हैं। स्टेप 2 है हम उसके कोई आंख के सिवाय के पार्ट को देख रहे हैं और उसके प्रति मैत्री का भाव कर रहे हैं। स्टेप 3 हम आई टू आई कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप 2 जब हम ओवरकम कर लेंगे उस फियर को, स्टेप 2 जब तक कंप्लीट होगा स्टेप 3 पे हम जाएंगे नहीं। स्टेप 2 को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना फियर है उसको ओवरकम करेंगे। ओवरकम योर फियर थ्रू फ्रेंडली अप्रोच, ओवरकम योर फियर थ्रू फ्रेंडलीनेस। मैत्री भाव से अभय की भाव को पुष्ट करें। जैसे जैसे मैत्री का भाव आएगा अभय का भाव भी पुष्ट हो जाएगा। फिर दूसरा एक कलर इसका आता है पिंक कलर। विजुअलाइज दैट यू आर सिटिंग इन अ पिंक रूम surrounded by pink bright white particles. With every inhalation pink bright particles are going in you. You're creating a whole layer, aura of pink color particles. और ये गुलाबी रंग है, ये अभय का रंग कहा जाता है। आचार्य महाप्रभु जी प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हमें बताते हैं कि इसका प्रयोग हम बार बार करें और जिस चीज में हमें अभय बनना है उस चीज को विजुलाइज करें। जैसे माता पिता के प्रति अभय बनना है मुझे कि मेरी मम्मी अच्छी है। कौन सा टाइप का पिंक? हाँ। बहुत सारे पिंक होते हैं। मम्मी ने पहना है पिंक, अच्छा। बाकी पिंक जनरल पिंक होता है, बाकी इतना ही पता है मुझे। अभी बेबी पिंक अलग है, स्काई पिंक अलग है, वो पिंक अलग है। मजेंटा। देखो ये भी पिंक है, ये भी पिंक हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये पिंक में डार्क है, थोड़ा बेटर डार्क है, वो पिंक है। ये मेरा बैग ये तो जो आपको अच्छा लगे ना वो पिंक आप लीजिए, ठीक है। पिंक लिखने पर जो कलर आ जाए ना वो ही ले लीजिए, ठीक है। नो नीड टू ओवर थिंक। इस गली में जितने भी जो स्ट्रीट डॉग है ना वो एक एक इसको जानता है, और किसको? इसको वृद्धि को, अच्छा, और सबके नाम रखे हुए हैं। एक आवाज आती सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये नहीं सारे नाम लिए हुए तो एक आवाज पे सारे क्यों आएंगे? जिसको बुलाया वही आना जिसको चाहिए। भी जो दिख जाता दूर से इसको एक हाथ है उसके पीछे पीछे सब आ जाते सब आ जाते हैं। मतलब वो नाम देने का कोई फायदा नहीं हुआ ना बराबर। नहीं, मतलब ये नाम तो जैसे मैंने एक ही को जैसे दिया। हमारे घर में एक वो आता है एक स्ट्रीट डॉग, तो उसको बोलती है चिक्की। जैसे इसकी आवाज निकलेगी ना तो और जितने भी स्ट्रीट डॉग वो भी भागते भागते इसके पास आ जाएंगे। और चीकू बोल देंगे तो भी आ जाएंगे। हाँ वो उसके साथ उसको देख के आ ही जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक का नाम चीकी है, एक का नाम मिकी है, एक का नाम रिकी है और एक का नाम किकी है,
तो एक के बोलने पर एक ही आना नहीं था, तो नाम देने का फायदा हुआ। मैंने एक ही अगर नाम रखा अगर एक ही नाम लेती है मगर सारे आ जाते हैं। मैंने नाम एक ही का रखा है। आपने एक का रखा है, सबने नाम ले लिया है, सब बोलते हमारा नाम भी यही है। हाँ। बोले मिकी मैं भी मिकी, मैं भी मिकी, मैं भी ऐसे मिकी। होता है ना कि बच्चे कहते हैं नहीं रिद्धि को बुलाया है, तो फिर वो कहते हैं सुन मैं क्यों जाऊं। पर ये इनका प्रेम बहुत ज्यादा है, हो जाता है। तो सबके सब आ जाते हैं। तो वॉइस है का ना? अट्रैक्शन, वॉइस, अरे। आवाज। अब होता है कोई एक रेजोनेंस बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है, वाइब्रेशन मैच हो जाती है। ये सब वाइब्रेशन का गेम है, फियर भी का एक वाइब्रेशन का गेम है। पर आप क्या कीजिए, एक माता जी से प्रणाम कीजिए, उनसे हाथ मिलाइए और उनको कहिए दादाजी दादी माँ कि मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। तो डर और सम्मान दोनों ना नजदीक के होते हैं। जो कोई आया तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम करते हैं, एक आउट ऑफ फियर करते हैं, दोनों में अलग है। एक महाराज आया, आप खड़े होकर आपने प्रणाम किया, नहीं तो महाराज बुरा मान जाएंगे भाई, कुछ श्राप दे देंगे तो इसलिए कर रहे हैं तो वो डर से हो। ये भी करना ठीक नहीं है कि मैं आपका सम्मान करती हूँ और आपसे डरती नहीं हूँ। एक दिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और किसी दिन कुछ गलत कर दिया और उस दिन मम्मी डांटेगी, फिर कहा जाएगी कि मैं तो आपसे डरती नहीं हूँ। तो फिर वो सम्मान नहीं करेगा। तो इसलिए डर हमें क्या सिखाने आता है? सजगता। डर हमें क्या सिखाने के लिए आता है? सजगता। ये डर के पीछे साइंस कहते हैं, साइंस क्या है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है इमोशनल ब्रेन, उसको बोलते हैं एमिगडाला। तो ये जो एमिगडाला जो हमारा पार्ट होता है, वो जब हम बहुत डरते हैं तो एमिगडाला हमारा बड़ा हो जाता है और हमारा जो प्रीफ्रंटल ब्रेन, जो हमारा विजडम वाला ब्रेन, वो हो जाता है श्रिंक। इसको हम बोलते हैं नियोकॉर्टेक्स या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हो जाता है संकुचित और ये हो जाता है बड़ा। ये इनवर्स चलते रहते हैं। जब इसको बड़ा करते हो तो फियर क्या जाता है? कम हो जाता है। तो कई चूहों पर क्या किया गया, उनको वो डर लगता था। चूहे को डर किससे लगता है? बिल्ली से डर लगता है और शेर से बहुत डर लगता है। सभी प्राणियों से उसको डर लगता है, बड़े बड़े प्राणी जो है। तो अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट में क्या किया पता है आपको? एक्सपेरिमेंट में उनका जो एमिगडाला था उसको निकाल दिया